हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। साथ में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर जो है समझ आ जाएं। तो इस तरह से चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा भगत सिंह। किसने किया? भगत सिंह ने। ठीक है, तो इस तरह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, और पहले से हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि आपने हिस्ट्री में काफी बार ये चीजें पढ़ी हैं, तो इसमें आपको पता ही होगा जैसे कि 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। ठीक है, मतलब ये जो 1928 का जो मैंने आपको बताया, इसमें उपनिवेशवाद विरोधी भावना में वृद्धि के जवाब में HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया, जिसका नाम भगत सिंह के प्रभाव के कारण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, भगत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रश्न नंबर 2 है, किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कौन से आंग्ल मराठा युद्ध के बाद? तो इसका राइट आंसर आएगा तीसरा या तीसरे। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध किसके परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांत का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हुआ? ये जो था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। ठीक है, मतलब ये जो युद्ध था 1817 और 1819 के बीच हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच इसमें लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इस तरह से अंग्रेजों ने युद्ध जो था वो जीत लिया था, और इसके बाद पेशवाओं के प्रांत, जिनमें जैसे कि क्या शामिल था, पुणे। ठीक है, तो उन पर क्या किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया, अपना अधिकार किया, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या किया, उसका विलय कर दिया, उसका विघटन कर दिया। ठीक है, इस युद्ध या ये युद्ध जो था भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे मराठा साम्राज्य की शक्ति का अंत हो गया और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के मार्ग प्रशस्त हुए, ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग जो था खुला। ठीक है,
तो इसी तरह से ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जैसे कि पहला जो था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1775 और 1782 के बीच में हुआ था, और ये जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में ही हुआ था। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये 1803 और 1805 के बीच में हुआ, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच ही लड़ा गया। और तीसरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? संबंधित था, तो किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता जो था, इस समझौते पर 5 मार्च, कब? इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर हुए थे। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसी तरह से गांधी इरविन समझौता या समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो सहमत हुए थे। तो ये जो गांधी इरविन समझौता था, इसमें जो कुछ शर्तें थी जो प्रस्तावित की गई थी वो कौन सी? जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, नमक पर लगने वाले कर जो टैक्स था उसको हटाना, ठीक है, और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो भारत सरकार जो थी उसके द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाली सभी अध्यादेशों को वापस लेना और नमक सत्याग्रह को वापस लेना। ठीक है, तो इसी तरह से गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन, पहला जन राजनीतिक आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कुषाण। कुषाण जो थे, कुषाण भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे। मतलब कुषाण सिक्के जो थे, कुषाणों ने ज्यादातर स्वर्ण सिक्के, ठीक है, स्वर्ण सिक्के और कई कौन से तांबे के सिक्के, कई तांबे के सिक्के जारी किए और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक ये पाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट,
एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने कब, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख सदस्य थी और उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी और पहली बार 1893 में भारत आई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, जैसे इसका राइट आंसर आएगा साबरमती आश्रम, साबरमती से। तो दांडी मार्च, या जिसे नमक सत्याग्रह भी कहेंगे। ठीक है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया और ये दांडी नवसारी में 5 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है, और ये अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था और ये नमक जो था पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्र किए गए या इकट्ठे किए गए जो टैक्स थे उसके खिलाफ था। और जो गांधी जी ने वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध किया था। और इसमें आपको और भी पता होगा, जैसे कि इसने अमेरिकी कार्यकर्ताओं जैसे कि मार्टिन लूथर जो थे, मार्टिन लूथर किंग, जेम्स बेबेल और अन्य को जो था उसको अन्य लोगों को भी काफी प्रभावित किया। और इसे सफेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सभी लोग ने सफेद खादी पहनकर मार्च में भाग लिया था। ठीक है, और गांधी जी ने इसे क्या कहा, गांधी जी ने इसको ये कहा था गरीब आदमी का संघर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो इसका राइट आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से रॉबर्ट क्लाइव 1749 से 1760 के दौरान और उसके बाद 1765 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, और उसने 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। मतलब उसने जो था 1965 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की और इसे 1772 तक जारी रखा गया था। ठीक है, और बंगाल के प्रशासन को द्वैध शासन प्रणाली के परिणामस्वरूप दीवानी और निजामत में विभाजित किया गया था। और इसी को जो रॉबर्ट क्लाइव है, आपको पता होगा ब्रिटिश भारत का बाबर भी इसे कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आएगा संगम वंश। किसने की थी? संगम वंश ने। तो संगम वंश विजयनगर की स्थापना जो थी 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का राय ने की थी। हरिहर और बुक्का राय ने की थी।
तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने विजयनगर नगर नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, जैसे संगम वंश में हरिहर जो संस्थापक था, हरि और बुक्का राय, 1336 से 1485। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का शासनकाल जो था कब से? 1628 से 1658। मुगल वास्तुकला के स्वर्ण के युग में के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे कई स्मारक बनवाए और उनके शासनकाल में क्या थी? शांति थी, और कहीं जैसे कोई विदेशी खतरा भी नहीं था। ठीक है, सड़क, नहरें बनवाने जैसे कई कल्याणकारी कार्य भी इन्होंने किए थे, और व्यापार और वाणिज्य भी इसी समय में काफी ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो शाहजहां जो था, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। उन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद बनवाई, और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी बनवाया, और 1658 में औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आएगा गिरिव्रज। क्या है राइट आंसर? गिरिव्रज, या जिसे राजगृह भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, राजगृह बिहार में वर्तमान राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर है चन्ना। ठीक है, बौद्ध परंपरा में चन्ना बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के सारथी और साथी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक, पाल वंश के किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर है धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में भागलपुर बिहार में की थी। ठीक है, तो इसी तरह से प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्देश्य नालंदा और तक्षशिला में मौजूद विश्व स्तरीय विद्यालयों का पूरक बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य सम्राट अशोक को किसमें अशोक वर्धन कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है पुराण। किसमें कहा गया है? पुराण में। ठीक है, पुराणों में मौर्य सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और रुद्रदामन ने चूड़ानगढ़ शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक का उल्लेख अशोक मौर्य के रूप में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो इसका राइट आंसर आएगा हरिसेन। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर आएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उनका शासनकाल 540 से 550 ईस्वी तक 10 वर्षों तक चला था। तो यहाँ तक क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, उसके लिए आप हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए नंबर 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप हमारी क्लास यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।